हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बिकॉज कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हर पॉइंट पे हमारे पास आएगा, इसे हमें ध्यान रखना है। व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेशन टर्म? कंसंट्रेशन का मतलब है क्या? मैंने पानी लिया, पानी में मैंने शुगर डाल दी, तो कितने पानी में कितनी शुगर है इसको बताने के मेरे पास बहुत सारे तरीके। मैं कह सकता हूं यार 1 लीटर पानी में 10 ग्राम शक्कर है, मैं ऐसा कह सकता हूं। 1 लीटर वाटर में 2 मोल शुगर है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। 1 केजी वाटर में 1 मोल शुगर है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। 1 केजी वाटर में 10 ग्राम शक्कर है, मैं ऐसा भी कह सकता हूं। 10 लीटर वाटर में 0.5 लीटर शुगर हमने डाला। तो हम किसी भी तरीके से इसे बता सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म को यूज करते हैं और उनको आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज मास बाय मास। कितने वजन में, कितने सॉल्यूशन के वजन में सॉल्यूट का कितना वजन है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मैंने सॉल्यूशन का वजन 100 लिया है तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज W बाय W के। यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वही परसेंट W बाय W, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये पहला कंसंट्रेशन टर्म आ गया। सिमिलर फैशन में हम वेट बाय वॉल्यूम कह देंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये अगर ग्राम में है तो ये ml में लेंगे, याद रखना, इनटू 100। इसे कैसे कह सकते हैं? डेफिनेशन बताओ। 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट सॉल्यूट का, या वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज परसेंट W बाय W। यानी ये इसके बराबर कब होगा? जब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसे 100 ले लोगे, 100 ml से 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट उस समय किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज W बाय V के। तीसरा टर्म आता है मोलारिटी। मोलारिटी को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में लिखना है तो लीटर, अगर ml में लिखना है तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू क्या कर देंगे? ml को 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। फोर्थ हमारे पास आता है मोलारिटी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आप मुझे बताओ कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है? क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं, जहां वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो मोलारिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां ध्यान रखना, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, किसमें? वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, अगर ग्राम में करना इनटू 1000 जैसे यहां किया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को किससे डिफाइन करते हैं? x से। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है तो क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यानी सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। मुझे बताना है क्लास में गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये आ गया। क्लियर है? क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? नहीं, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। एक और हमारे पास है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। जनरली हम पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए बताते हैं? वाटर में आयंस की कंसंट्रेशन यानी हार्डनेस को बताने के लिए बताते हैं। तो ppm या पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 6। तो हम ppm क्या कह देंगे? पार्ट्स पर मिलियन। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट की जगह नंबर भी ले सकते हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट नेग्लिजिबल जुड़ेगा, जोड़ो चाहे ना जोड़ो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर 6। अगर मेरे पास कभी ppb आ जाए, पार्ट्स पर बिलियन, BILLION, बिलियन आ जाए 10 की पावर 9 हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ppm। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7 हमारे पास देखो, ये सब टर्मिनोलॉजी के बाद नॉर्मेलिटी भी आती है। मैं रिलेशनशिप से नॉर्मेलिटी को बताऊंगा। तो नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है,
H2O2 की स्ट्रेंथ भी आती है। अगला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वैसे मैं बता चुका हूं, फिर भी सुन लो। तो हमारे पास क्या होता है, मोलारिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ है क्या, पहले तो सुनना। 1 लीटर अगर H2O2 को गर्म करोगे, किस पे, SCP पे, when you have 1 लीटर ऑफ H2O2 solution, अगर आप उसे गर्म करने पर 20 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाएगा 20। अब कोई कहेगा कि सर 1 लीटर से 20 लीटर, अरे भाई ये लिक्विड है, वो गैस है। जब H2O2 को आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा, हाफ O2 गैस अलग से निकलेगी, प्लस पानी रह जाएगा, प्लस वाटर रह जाएगा। तो हमारे पास कहानी क्या है, H2O2 को जब गर्म कर रहे हैं तो 1 लीटर H2O2 से जितनी ऑक्सीजन मिले SCP पर, उतना वॉल्यूम जो होगा वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। अच्छा बताओ, मैंने कहा 1 लीटर H2O2 को गर्म करते हैं, 5 लीटर ऑक्सीजन मिलती है, क्या इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 5V, इसे 5V भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5 हो गई। तो हमेशा याद रखना, जितना अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा उतना बढ़िया H2O2 का हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो मोलारिटी होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 11.2 एंड नॉर्मेलिटी हमारे पास होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6। तो ये हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म है, इसमें हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। इसके बाद इनमें रिलेशनशिप पढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ दिस। अब बात करते हैं रिलेशनशिप अमंग्स कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट से हम देख लेंगे। इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, n into n factor, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, और बोलो मास अपॉन मोलर मास इंटू n फैक्टर, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, और बोलो, अच्छा जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए देखे थे फैराडेज लॉ से, तो फैराडे लॉ भी अलग से याद करना ही नहीं पड़ता, सारा इक्विवेलेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नंबर ऑफ फैराडे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना इक्विवेलेंट वेट इज नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट अगर समझना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इक्विवेलेंट कहते हैं, जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ले रहा है किसी रिएक्शन में हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनना, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं मोलारिटी का रिलेशन लाने वाला हूं। देखो सबसे पहले ये डेरिवेशन है, ध्यान रख लेना, अगर आपकी इच्छा हो तो छोटा टाइम से लेते हैं जो मुझे याद है। मेरे को डेरिवेशन याद है, मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं है, मैं इसका शुरू से भी डेरिवेशन कर सकता हूं, पर टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मोलर मास को मैं mm से बता रहा हूं। हमें क्या करना है, मोलारिटी को कन्वर्ट करना है, मतलब मैं कैपिटल M की वैल्यू लिखना चाहता हूं यहां से, कहां, यहां, जिससे एक नया फॉर्मूला है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होने के बाद ये इधर जाएगा, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो आएगा m इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000। कॉमन लेंगे इसको इधर ले जाके तो क्या आएगा, m इंटू, देखना ये यहां गया, फिर जब ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, कैपिटल M तो कॉमन ले लिया, m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000। आप चेक भी कर लेना सही किया नहीं किया। ये इधर लिया, फिर इधर लिया, कॉमन लिया, कैपिटल M कॉमन आ गया, ये और ये बच गया और ये बच गया, तो इसकी वैल्यू मैं कहां लिख दूंगा, यहां, ठीक है, फॉर्मूले में। तो क्या आएगा, m इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000, यहां कहानी खत्म नहीं हुई, इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर को मत भूल जाना, ठीक।
इसे अब मैं रब कर देता हूं। अगला नेक्स्ट रिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट रिलेशन, इसका नेक्स्ट रिलेशन क्या है? मोलारिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखेंगे वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, अगर ml में लिया, इनटू 1000 सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? इसको देखना ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। ये आ गया आपके पास परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट का। ठीक, ये याद रख देते हैं। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो फॉर्मूले से फायदा क्या होता है? मैं इतना तो लिखवा रहा हूं और सर आप तो इतना बड़े बड़े फॉर्मूले लिख रहे हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्मूले से क्वेश्चन फास्ट हो जाता है। वैसे मैंने डेरिवेशन भी बता दिया, दूसरा डेरिवेशन कर लो। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ध्यान से सुनना, ऊपर तो क्या आ जाएगा? ऊपर तो वेट अपॉन मोलर मास सॉल्यूट आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे? मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये आ गया, इनटू 1000। तो अब हमारे पास क्या है? ये हमने इसको क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। याद करो मैंने बोला था अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ध्यान से सुना, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी को टेम्परेचर डिपेंडेंट में चेंज करना है, यानी मोलारिटी को परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी में चेंज करना है, वी डोंट रिक्वायर डेंसिटी। यहां पे ही वॉल्यूम टर्म है, यहां पे ही वॉल्यूम है, ये वाला, वो तो इसका ही अलग से फॉर्मूले का है, वो अलग। ठीक है, या यहां देखो मोलारिटी और परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी में डेंसिटी नहीं आया क्योंकि ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। यहां डेंसिटी आया क्योंकि यहां पे ये किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखो। इंटू 10 मत भूलो, डिवाइडेड बाय, देखो मैंने डिराइव कर लिया, कोई गलती हो तो देख लेना। क्लियर है ना? इसे याद रख देते हैं। एक और बचा है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। और सर आप इतने बड़े बड़े फॉर्मूले इस टाइम पे लिख रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ने को है, तो मैं कह रहा हूं मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं यार। एग्जाम में आता है ना, दिमाग जो है फ्यूज हो जाता है। थोड़े क्वेश्चन करते हैं तो करने का तरीका क्या? एग्जाम में थोड़े से क्वेश्चन करो, फिर ओएमआर भर लो, वरना दिमाग फ्यूज हो जाता है। अब मैं किसको किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं मोलालिटी को किसमें? मोल फ्रैक्शन में। मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ही रहने दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बीवी का कॉल आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों किया? सुना, हमने क्या किया था? इनटू 1000, ये ग्राम में ले लें। हमने क्या किया? ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 था, नीचे ऊपर मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों को एन टोटल से डिवाइड कर दो, इसको भी एन टोटल से डिवाइड कर दो। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन, वाह वाह वाह, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। ठीक है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक, तो ये हम कहां रख देंगे? यहां, सही है ना? देखो कितना इजी है ये। अच्छा, इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी भी बोला सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर, तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। इस फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे? ध्यान से सुना,
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी की जगह लिख रहे हैं, बहुत लंबा फॉर्मूला जाने वाला है, इस एम की जगह मजा आ जाएगा, नीचे भी लिख रहे हैं तो यही छोड़ देते हैं यार, इसको यहां लिखेंगे ना, यहां और यहां, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, यहीं पे छोड़ देते हैं। आप क्या करना, इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर लेना कि मोल फ्रैक्शन के साथ मोलालिटी का, ये छोटा है में दोनों का रिलेशन क्या होता है, यहां याद कर लेना, मोलालिटी निकाल के वहां वैल्यू डाल देना, ठीक है। चाहो तो मैं डाल दूंगा, पर ये ऑलरेडी इतना बड़ा सा दिख रहा है, फिर आप कहोगे कि सर आपने तो बॉडी भर दिया, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स हो गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करना है, मेनली तो इंपॉर्टेंट वही है कि क्वेश्चन करना कैसे है। ये हुई हमारी पढ़ने वाली बात। मेरी डॉटर पूछती है कि पापा आप लिखना सीख रहे हो, जब मैं आपके डाउट्स बताता हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैं कहता हूँ बेटा मैं लिखना नहीं सीख रहा, लिखना पहले सीख लिया था, अब उसको अप्लाई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन है। जैसे कार मैंने सीख ली है, अब मैं कार को ड्राइव करता हूँ कुछ काम करने के लिए, ठीक है। सो एप्लीकेशन है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखना भाई, 20% लू 10% ले लो, 20% जो सुंदर लगे बोलो। 20% W by B NaOH solution having density of solution कितना दिया है, 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालो, करते हैं भैया। अब इसके दो मेथड हैं, पहला मेथड फॉर्मूला, दूसरा मेथड कंसेप्ट। फॉर्मूले पे आ जाओ, पहला मेथड। अब मोलारिटी निकालना चाहते हो, सबसे इजी मोलारिटी निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला जो निकालना है उसकी इक्विवेलेंट पूरा लिखो, इक्विवेलेंट बिफोर, मतलब इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, एक मोलारिटी की टर्म में कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, मोलारिटी वाला जो निकालना है, और जो गिवन है, गिवन क्या है, परसेंटेज W बाय V, पूरा ये गिवन है, परसेंटेज W बाय V इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट। अब देखना क्वेश्चन में कितना मजा आया, वॉल्यूम और एन फैक्टर कैंसिल हो गए, मजा आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया फटाफट से। इसकी खास बात यह कि एग्जाम में टाइम बच जाता है। 20% 10 अगर फॉर्मूला याद है तो मोलर मास सॉल्यूट कितना है, 40, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। अगर इसको सेकंड मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, सेकंड मेथड से करने के लिए हमारे पास अब कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुना। सेकंड मेथड में हम लोग क्या कह सकते हैं, परसेंटेज W बाय V क्या था, याद करो डेफिनेशन, 20% यानी 20 ग्राम NaOH जो कि सॉल्यूट है, प्रेजेंट इन हाउ मच, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कौन, 20 ग्राम NaOH कहां प्रेजेंट है, 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। तो 20 ग्राम NaOH 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इसे हमने क्या कह दिया, परसेंट W बाय V। अब कन्वर्ट करें इसे मोलारिटी, मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करें, हमें यहां चाहिए मोल्स, मोल्स में कैसे करें, मोल्स बराबर 20/40, ये मोल्स आ गए, ये ml है यानी वॉल्यूम ml में चल जाएगा मोलारिटी में, तो देयरफॉर मोलारिटी क्या हो जाएगी, यहां लिख दूं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है, इनटू 1000। दोनों अपनी जगह, क्या आपको पसंद आता है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, इसमें आप बोलो मोलालिटी लेते हैं, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, ये बिठा देते हैं। मोलालिटी कैसे करेंगे देखना। तो मोलालिटी सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हाउ वी विल सॉल्व द मोलालिटी। मोलालिटी सॉल्व करना है और परसेंट W बाय V दिया, एक तो फॉर्मूला, पहला मेथड फॉर्मूले से, पहला मेथड क्या है, फॉर्मूले से मोलालिटी, तो हम मोलालिटी वाला फॉर्मूला लेंगे और परसेंटेज W बाय V वाला, तो मोलालिटी इंटू, अब इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट नहीं लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000, अच्छा V और N फैक्टर कट जाएगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 1000 इज इक्वल्स टू परसेंटेज W बाय V इंटू 10, वॉल्यूम और एन फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, हाँ है ना। तो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना, हमें क्या चाहिए, मोलालिटी, मोलालिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.5। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों में क्या चाहिएगा, डेंसिटी, बोला था
into 1000 divided by molality into molar mass of solute plus 1000 is equals to percentage W by V. परसेंट W by V कितना है? 20 into 10 divided by 40. सॉल्व करेंगे, you will get the answer. देखने में फॉर्मूला लंबा है, कैलकुलेशन में आप देखना है. अब देखना सेकंड मेथड. सेकंड मेथड हम क्या करें? कंसेप्ट से. कंसेप्ट क्या है? 20 ग्राम 20. अब ये लगाने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, मैं देख रहा हूं. अब दिखने में बहुत इजी लगेगा, पर जितने मैंने स्टूडेंट्स देखे सबको लगाने में कई बार उनको दिक्कत हो ही जाती है. तो 20 ग्राम सॉल्यूट जो है 100 ग्राम 100 ml सोल्यूशन में परसेंटेज W बाय V. अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको तो मोल्स में कन्वर्ट करना है. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए. सबसे पहले क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे. तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, मास आ जाएगा 100 इंटू 1.5 ग्राम सॉल्यूशन. टोटल वजन में से हमें किसका वजन चाहिए होता है? मोलालिटी में हमें सॉल्वेंट का वजन चाहिए होता है. तो सॉल्वेंट का वजन कितना है? 150 में से ये 150 में से सॉल्यूट का वजन माइनस कर दो 20. तो ये किसका वजन आ गया? ग्राम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का वजन आ गया. और यहां पे हमें मोल्स निकालने. सॉल्यूट के मोल्स तो बहुत इजी है. 20 अपॉन मोलर मास एनएच का कितना होगा? 40. तो हमारे पास मोलालिटी क्या आ जाएगी? अगर मैं यहां मोलालिटी लिखूं तो मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी. यही होता है. तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन 40, 20 बाय 40. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया? ध्यान से सुना. 150 माइनस 20 दैट इज 130 ग्राम इंटू 1000. समझ में आया नहीं आया? सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट द मोलालिटी. तो यहां से अच्छा नॉर्मेलिटी निकालनी हो, क्या करो? ये रहा. अब बहुत इजी है इसमें. ये और क्या इक्वेट कर दो? ये इन दोनों को इक्वेट कर दो, नॉर्मेलिटी आ जाए. तो आप या तो ऐसे करो या ऐसे करो, और दोनों आ जाए तो बेस्ट है. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. इसमें अच्छे अच्छे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो इससे इक्वेट से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. तो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना. प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 है. अब ध्यान से सुनना. कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझना. सबसे पहले मेरे पास, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी अगर दोनों जगह फिक्स है, सेम सॉल्यूट है, पर कंसंट्रेशन बदल गई, उससे कोई मतलब नहीं है, या सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यहां का सॉल्यूट और यहां का सॉल्यूट सेम हुआ, यहां का मास सॉल्यूट का वजन, यहां का सॉल्यूट का वजन सेम हुआ. मान लो मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है, मैंने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, अब वो मीठा पानी हो गया. अगर मैंने उसमें और वाटर ऐड कर दिया तो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म बराबर नहीं रहेगी, बदल जाएगी दोनों तरफ. कंसंट्रेशन टर्म बदल जाएगी पर इक्विवेलेंट दोनों जगह क्या रहेंगे? सेम. अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट सेम है, तो आपके पास दोनों के इक्विवेलेंट बराबर आएंगे. अगर मैंने यहां पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें सॉल्यूट है, इसमें मोर सॉल्यूट इज एडेड, मोर सॉल्यूट इज एडेड, तो यहां पे इक्विवेलेंट को बराबर नहीं कर सकते. ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. वापस से सुनो. आपके पास एक ग्लास पानी में आपने शक्कर डाल दी, शुगर डाल दी, चीनी डाल दी. अब आप गर्म करो, चाहे उसमें और पानी मिलाओ, उसमें सॉल्यूट सेम है, तो उन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं सॉल्यूशन के. पर अगर सॉल्यूट में और सॉल्यूट डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. हाँ, अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, अगर मान लो ऐसा आ जाए, एक सॉल्यूशन प्लस दूसरा सॉल्यूशन मिक्स कर दिया जाए, फाइनल सॉल्यूशन बनाए, तो हम इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं.
तब हम इक्विवेलेंट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक NaOH सॉल्यूशन लो, दूसरा NaOH सॉल्यूशन लो, तो फाइनल दोनों के इक्विवेलेंट जुड़ जाएंगे। ये मैं रेडॉक्स में भी बता चुका, ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि हम इक्विवेलेंट को कैसे यूज कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट कर दो दोनों के, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज W बाय W का इक्विवेलेंट में, तो परसेंटेज W बाय W इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परसेंटेज W बाय W डेंसिटी 10 वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट दोनों जगह सेम है, मोलर मास कैंसिल, 10 कैंसिल, एन फैक्टर कैंसिल, बड़ा इजी हो गया। पहले का परसेंटेज W बाय W कितना दिया है, 15, पहले की डेंसिटी कितनी दी है, 1.2, दूसरे का, पहले का वॉल्यूम x, दूसरे की कहानी लिख दो। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट बड़ी ही शानदार चीज है। मैं अपने बच्चों को हर टॉपिक इक्विवेलेंट से पढ़ाता हूं, कोशिश मेरी ये रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन 1 के बाद 2 में हमें क्या देखना है, HCl है, उसको 2mHCl में कन्वर्ट कर दिया, इनिशियल वॉल्यूम पूछा है। अरे यार एक बार बताओ, परसेंटेज W बाय W, मोलारिटी का फॉर्मूला भी बताया नहीं क्या, इसीलिए कह रहा हूं फॉर्मूला तो याद कर लेना चाहिए, अब इजी रहेगा। अब इस क्वेश्चन को आप उससे करके देखो, मेथड से, बैंड बच जानी है, सही बता रहा हूं, बैंड बच जानी है, इसलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज W बाय W और मोलारिटी लगाओ भाई, ये रहा फॉर्मूला, परसेंटेज W बाय W डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 10 वॉल्यूम एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट। यहां पे फॉर्मूला आएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। अब क्या बोला है, एक सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी है, उसको इसमें कन्वर्ट किया, इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, एन फैक्टर दोनों में सेम रहेगा, दोनों HCl है, ठीक है। तो परसेंटेज W बाय W कितना दिया, 10%, डेंसिटी दी है 1.2 इंटू 10, इनिशियल वॉल्यूम निकालना है, मोलर मास ऑफ HCl 36.5, यही होता है, ठीक है। मोलारिटी कितनी दी है, 2, आप करके देखा। अच्छा वॉल्यूम लीटर में कर देना आंसर, अगर लीटर में चाहिए, और ml में चाहिए तो ml में, मैंने लीटर में कर दिया है, डिवाइड बाय 1000, ये लीटर हो गया। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत पैदा करना। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आप करके देखना मेथड से, आपको समझ में आएगा ये इक्विवेलेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.6 and 50 ml H2SO4 में पानी मिला दिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। वापस इक्विवेलेंट का तो सहारा ऐसा है ना, मतलब कि इक्विवेलेंट से तो मजा आ जाता है केमिस्ट्री का। इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, सॉल्यूट उतना का उतना है, नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी वाला लगा दो। यहां क्या दिया है, फाइनल मोलारिटी पूछी है। ये देखो आप इक्विवेलेंट की बहुत फेमस कहानी देखो आप, नॉर्मेलिटी दी है, मोलारिटी पूछी है, सोचना भी नहीं पड़ा हमें, या नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, मोलारिटी पूछी, मोलारिटी वाला लगा दिया, दिमाग लगाना नहीं पड़ा, है भी नहीं है तुम लोगों के पास, सबके पास है, यूज नहीं करते, संभाल के रखा है, ठीक है, अनयूज्ड ब्रेन, अब यूज कर लो। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान रखना, 50 प्लस 50 100, और एन फैक्टर H2SO4 का जितना H प्लस रिलीज करेगा, एन फैक्टर ऑफ एसिड और बेस, नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस रिलीज, बाकी कहानी खुद करना, घर तक छोड़ू, कर लेना यार, एक्सपर्ट हो तुम। 10% स्ट्रेंथ है, अरे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट है, सर स्ट्रेंथ हो गई क्या करेंगे, परसेंट W बाय W मानेंगे, परसेंट W बाय V मानेंगे, मोलारिटी मानेंगे, क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। पर कुछ ना दिया हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो परसेंट W बाय V होता है जनरली। तो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है, 10% स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, परसेंटेज W बाय V का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम दिया है। देखो क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन भी होता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या क्या बोल रहा है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, 2-4 क्वेश्चन करोगे क्लियर होगा, कोई भगवान नहीं है, सब सीखते हैं, ठीक है। 10 वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम मोल, अच्छा ग्राम मोल का मतलब मोल, याद रखना ग्राम मोल होता है,
यानी मोल कितने हैं 2। वजन कैसे निकालेंगे मोल से, बोलो 2 into मोलर मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ml में आ जाएगा into 100। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। याद रखना मेरी बात, ग्राम मोल, ग्राम आयन, ग्राम एटम्स कुछ भी आ जाए तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसका पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा टॉपिक सॉलिड इन लिक्विड। तो पहला टॉपिक में सॉल्युबिलिटी याद रखना, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, इससे डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी होती है कितने मोल्स या कितने ग्राम गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, मोर सॉल्युबल गैसेस जो पानी में ज्यादा रिएक्ट हो जाए, मोर रिएक्टिव गैसेस आर मोर सॉल्युबल। तो मोर सॉल्युबल गैसेस में हमारे पास क्या है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया पानी में रिएक्ट होके क्या बनाएगी, NH4OH, ठीक है। HCl है, पानी में रिएक्ट होके क्या बनाएगी, H3O प्लस Cl माइनस एक्वस। अगर हमारे पास क्या आ जाए, SO2 गैस आ जाए पानी में, क्या होगा, H2SO3। कार्बन डाइऑक्साइड को डुबकी लगाओ पानी में, क्या होगा, H2CO3। ये सब रिएक्ट करती है, H2SO4 बन जाएगा SO3 से। ये भी पानी में डुबकी लगाएगी, H2SO4। यानी ये सारी गैसेस ज्यादा सॉल्युबल है, इन पे हेनरी लॉ नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये हेनरी लॉ की डिसएडवांटेजेस है। नाउ लेस सॉल्युबल गैसेस कौन सी जिन पे हेनरी लॉ लगेगा, बोलो भाई। नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, व्हाटएवर। ये क्या है, इन पे क्या होगा, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल। हेनरीज लॉ क्या है, एप्लीकेबल इन गैसेस पे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। हम अच्छे से ध्यान रखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के, क्यों, देखो क्या होता है, अगर पानी में गैस को डालते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, पानी में गैस का डिसॉल्व करना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस सॉल्युबल नहीं हो पाएगी। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, log ऑफ S2 अपॉन S1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इससे ही बता सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो एक्सेप्शन है, हीलियम, हाइड्रोजन, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। हेनरीज लॉ पे आते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, देखो हेनरी लॉ के बहुत सारे रूप है, कैसे कैसे देखना। हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस डिसॉल्व। ये मास, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर हम प्रोपोर्शनलिटी मान लो K लगाया, K इंटू M, तो K की यूनिट क्या होगी, K की यूनिट प्रेशर यूनिट ATM, मास की यूनिट ग्राम, ATM पर ग्राम, ठीक। अगर मैंने मान लो यूं बोल दिया मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मास में ये रिलेशनशिप बोल दिया, और मान लो कांस्टेंट ऐसे लगाया है बराबर K इंटू M, तो इस समय K की यूनिट क्या होगी, ग्राम ATM इनवर्स। तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिट ऑफ K हम हेनरी लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसा भी हो सकता है मोल, ऐसा भी हो सकता है P इज प्रोपोर्शनल टू N। तो हेनरी लॉ के हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट है। मोस्ट फेमस कौन सा है, मोस्ट फेमस इज, याद रखना जो हम बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। ये हमें रटा होता है, ये फेमस स्टेटमेंट है। यहां KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट यहां पे क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, पार्शियल प्रेशर की यूनिट हो जाएगी ATM, तो KH की यूनिट ATM हो जाएगी। ध्यान से सुनना, KH किस चीज पे डिपेंड करता है, KH नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इधर लिखूं, ठीक है, KH जो है, KH कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा,
और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। याद रखना है KH बढ़ने पे या टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो KH या टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यहां पे दो स्टेटमेंट है, आप नोट करके लिख लें। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू लेस सॉल्युबल गैसेस एंड हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल, पहला तो लिखो, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लेस सॉल्युबल गैसेस। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ध्यान रखना, वापस से क्या बोला आपने, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये आप ध्यान रखना, हेनरीज लॉ के हमारे पास कहानी है। क्लियर है? मैंने क्वेश्चंस लिख दिए, वीडियो पॉज करो, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इजी हैं। थर्ड वाला तो ओरली हो जाएगा। थर्ड वाला में क्या है, हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, नाइट्रोजन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1, हमारे पास क्या है, हमें के की यूनिट ध्यान रखना है। के की यूनिट पूरा कहानी के की यूनिट से होगा। जितना भी हमारे पास क्वेश्चन है वो के की यूनिट से सॉल्व होगा। तो हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू के। अब मोल लेना है, मोलारिटी लेनी है, मोल फ्रैक्शन लेना है, के की यूनिट बताएंगे। तो के की यूनिट क्या आ रहा है, पर एटीएम। अब ध्यान से सुनना, के की यूनिट पर एटीएम, यानी के की यूनिट के किस साइड होगा, इस साइड, क्योंकि पर एटीएम और एटीएम कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, मोलारिटी। किसकी मोलारिटी आएगी, जिस गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखो क्या किया, मोलारिटी राइट में आएगी, क्यों, के की यूनिट मोलारिटी बैलेंस हो गई। यहां पर एटीएम है तो 80 पर एटीएम और एटीएम कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस की यूनिट के हिसाब से हमने कर लिया। तो हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो मोस्ट कॉमन इक्वेशन तो मैंने बताई दी, मोस्ट फेमस। तो हमारे पास कैसे भी हेनरी लॉ की इक्वेशन आ सकती है, वो आप ध्यान रखना। प्रेशर हमारे पास कितना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पार्शियल प्रेशर टू एटीएम, KH is 2 into 10 power minus 3। मोल्स निकालने, वॉल्यूम दिया है, NCO2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 0.9 लीटर। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहां पे भी के की यूनिट है एटीएम। अब देखो हेनरी लॉ की जो मोस्ट कॉमन इक्वेशन, मोस्ट फेमस इक्वेशन हमने लिखी थी वो हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्शियल प्रेशर, अब के किधर आएगा, के की यूनिट एटीएम है, इधर आएगा, इनटू अब क्या दिया, मोल फ्रैक्शन। यानी मोल फ्रैक्शन क्यों, इसकी यूनिट नहीं होती है, इसकी तो यूनिट होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है। तो हमारे पास दोनों यूनिट बराबर हो गई, हेंस इसकी मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होगी। तो 3 KH कितना है हमारे पास, 10 की पावर 5 मोल फ्रैक्शन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ H2O। O2 के मोल्स अपॉन O2 के मोल्स प्लस 10 मोल्स ऑफ H2O। सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर में हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। और मॉलिक्यूल्स ऐसा कह सकते हैं, देखो पहले तो क्या हो रहा है, लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपराइज भी हो रहे हैं और कंडेंस भी हो रहे हैं। So molecules of liquid are undergoing vaporization as well as condensation. Initially हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है। अगर आप ऐसे देखें इक्विलिब्रियम में तो H2O लिक्विड है और यहाँ पे क्या है, H2O गैस है, ठीक है, या H2O वेपर्स है। ध्यान से सुनना। यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा अर्दन पॉट, अर्दन पॉट में पानी क्यों ठंडा होता है, बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वेपराइज। मान लो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दो चार नालायक हर क्लास में होते हैं। अगर क्लास में से उन नालायक बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए जो बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्लास शांत हो जाएगी। यानी हमारे पास अर्दन पॉट में क्या होगा, अगर अर्दन पॉट लिया है उसमें हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो अंदर पानी ठंडा हो जाएगा। सेम यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, पर जैसे ही ये बनने लगेंगे वापस से ये कंबाइन होके क्या होने लगेंगे, ये तो एवापोरेशन हो रहा है, ये कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा। पर शुरू में कंडेंसेशन की रेट स्लो होगी। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है, बैकवर्ड रिएक्शन स्लो है। एक टाइम आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होगी, उस समय हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन।
कंडेंसेशन की रेट बढ़ के किसके बराबर आ जाएगी, वेपराइजेशन की रेट के बराबर हो जाएगा। पानी की अगर बात करें, इसे एक्वस टेंशन भी कहते हैं वेपर प्रेशर को, पानी के रेस्पेक्ट में। तो पानी का में वेपराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पे जिसका पार्शियल प्रेशर होगा PH2O0, वो वेपर प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम प्रेशर जितना होना चाहिए वो अचीव हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। ऐसे तो हम और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डालेंगे तो कंडेंसेशन की रेट बढ़ जाएगी। देखो क्या होता है, ऐसा समझना कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम कितना प्रेशर आ सकता है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर जो हमने टेम्परेचर लिया इतना आ सकता है, इससे ज्यादा इक्विलिब्रियम पे प्रेशर नहीं आ सकता। चाहे पानी बढ़ा दो, चाहे डिब्बे का साइज बढ़ा दो, चाहे सरफेस एरिया बढ़ा दो। पर आपको कोई कह दे कि सर मैंने क्या किया, स्टीम ली और इसमें ऐड कर दी। जैसे स्टीम लेके आपने ऐड करी, आपने वेपर्स बढ़ा दिए ऊपर, उस समय इक्विलिब्रियम नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे जो मैक्सिमम प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे, यानी केपी होना चाहिए, क्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो केपी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के बराबर होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। केपी हमें अच्छे से ध्यान है, केपी किस पे डिपेंड करता है, केपी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, केपी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। तो केपी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, याद रखना। यानी हमें क्या पता है, हमें पता है वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब मुझसे कोई पूछे क्या इस रूम में वेपर प्रेशर है, मैं कहूंगा नहीं। इस रूम में मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, पर एवेपोरेशन जितना होना था हो गया, नीचे कोई लिक्विड नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर नहीं है। याद रखना, यहाँ पे इसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी शब्द भी ले लेते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है हमारे पास, देखो इस कमरे में मान लो कोई भी पार्शियल प्रेशर पानी के मॉलिक्यूल्स का होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स वॉल पे टकरा रहे हैं। जैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स वॉल पे टकराएंगे, हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा, इसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। दिस इज नॉट वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पानी के मॉलिक्यूल्स का। और अगर इसी कमरे में, इस कमरे में मान लो मैं पानी ढोल देता बहुत सारा, तो पानी ढोल देता, कमरा पूरा किससे भर जाता, पानी से। तो जो पानी है, जब इक्विलिब्रियम हो जाता पानी का, उसी टेम्परेचर पे जब पानी का इक्विलिब्रियम आ जाता, तो हमारे पास P0H2O कहलाता। अभी है नहीं, आता तो उतना ही रहता, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज में चाहिए परसेंटेज में, फ्रैक्शन में चाहिए फ्रैक्शन में। सो यू हैव टू रिमेंबर। समझ में आया। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे। यहां क्या लिख रहे हैं, इस समय कमरे में क्या प्रेशर है। अगर इस समय मेरे पास कमरे में वेपर प्रेशर आ जाता तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती। पर अभी हमारे पास कुछ कम मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो वाटर के कम मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर का वेपर प्रेशर भी क्या है, कम है। और पूरे प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर हुआ उसे हमने क्या बोल दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, इस पे। अच्छा, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वेपर प्रेशर इज, ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, कॉमा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर एक्सेट्रा। तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर केवल दो बातों पे डिपेंड करता है, कौन सा, लिक्विड दिया और टेम्परेचर, क्योंकि केपी भी उसी पे डिपेंड करता है, याद रखना। तो इक्विलिब्रियम पे हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। अब मेरे से किसी बच्चे ने पूछा, या जनरली ऐसा क्वेश्चन आया कि एक ग्लास है, इस ग्लास में वाटर है। पहले तो बताओ कि अगर मैंने इसको ढक दिया है, इसको मैंने एक पेपर लगा के ढक दिया है मान लो, नाउ यहां पे क्या होगा, कुछ देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रेट ऑफ एवेपोरेशन कुछ देर में रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास किसी ने कहा P0H2O प्रेशर आया। ठीक है,
P0H2O आया, या यूं बोल देते हैं, शब्दों को ऐसे बोल देते हैं कि वेपर प्रेशर X आया। क्वेश्चन है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर X आया, ओपन कंटेनर है, ओपन ग्लास है, ठीक है, ओपन ग्लास में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका किसी ने कहा वेपर प्रेशर जो है Y। अब बताओ, ए ऑप्शन X बराबर Y, बी ऑप्शन X इज ग्रेटर देन Y, सी ऑप्शन X इज लेस देन Y, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। इस समय अगर मुझसे कोई बोलता, इंपॉर्टेंट है अब इसका, पहले आंसर दो, क्या आंसर आ रहा है, आप अपना आंसर दो, देखना। इस समय अगर कुछ कोई मुझसे बोलता है इक्विलिब्रियम है, मैं कहता बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पार्शियल प्रेशर जो है मान लो Z है। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये मैंने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब इसका आंसर पहले तो बता देता हूं, इसका आंसर x = y। चेक करो किसका सही है। देखो सुनो, अगर इक्विलिब्रियम होगा तो वेपर प्रेशर x आएगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, इस समय नापने में नहीं आएगा। वापस से सुनो, अगर मेरे से कोई बोले कि मैंने अपना ब्लड का सैंपल दिया, रेड आया, ठीक है, मैंने एक सैंपल दिया या हीमोग्लोबिन इतना आया। अब मुझसे कोई बोलता है कि यार 5 मिनट बाद मुझसे बोलता है हीमोग्लोबिन कितना है, तो अभी मैं नाप नहीं रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा यार हीमोग्लोबिन अगर आता तो उतना ही आता। तो जब नापते हैं तब वेपर प्रेशर अगर x आ रहा है, तो नापने के बाद, यानी अगर नापो चाहे ना नापो, अगर इसका वेपर प्रेशर नापते, तो वेपर प्रेशर नापने का क्या तरीका है, बंद कंटेनर लो, क्लोज कंटेनर लो, इक्विलिब्रियम लाओ, इक्विलिब्रियम आता तो वेपर प्रेशर कितना आता, x। यानी अगर इक्विलिब्रियम आता और वेपर प्रेशर नापते तो नापता कितना, उतना ही, वेपर प्रेशर उतना ही होगा। हाँ, कोई कहते अभी इस समय अगर प्रेशर नाप रहे तो पार्शियल प्रेशर इस समय क्या आएगा, इस समय पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इस समय नापने। पर अगर वेपर प्रेशर नापते, यानी इक्विलिब्रियम अगर लगाते और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो भी हमें करना होता वो करते, तो वेपर प्रेशर कितना आता, उतना ही आता, यानी y बराबर क्या आएगा, x। क्लियर है, ध्यान रखना। अब वेपर प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट एक और टर्म है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है, मैंने बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए वो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसे रख कर देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जब हमारे पास, ध्यान से सुना, जब हमारे पास एक कंटेनर है, ओपन रख लो, इसका वेपर प्रेशर, कंटेनर में जो वेपर प्रेशर है, व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड, जिस टेम्परेचर T पे होगा उस टेम्परेचर T को क्या कह देंगे, इसको कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, अभी मान लो ओपन एटमॉस्फेयर है, एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए 180, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 180। आप ध्यान से सुना, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, मैंने क्या कहा था, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करेंगे वेपर प्रेशर चेंज होगा। पानी को गर्म कर रहे हैं, जैसे जैसे पानी को गर्म करते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, वापस से सुनो, एक ऐसा टेम्परेचर जिसको, यानी पानी को इस टेम्परेचर पे गर्म करो, एक ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए। सर आप ऐसा कह रहे हो, हमारे घर में जब हम एक वेसल लिया, हमारे घर में जो स्टील का कंटेनर है वो लिया, स्टील के कंटेनर में हमने पानी रख दिया और उस पानी को हमने हीट दी। तो पानी को जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, पानी वेपराइज होगा। पानी को हीट देने से क्या होगा, पानी वेपराइज होगा, हाँ या ना।
तो पानी जब वेपराइज होगा तो हमारे पास क्या होगा, धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, पानी वेपराइज होगा। अब ध्यान से सुनना, कभी भी घर में 100% टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे पानी का टेम्परेचर आता ही नहीं है। पूरे पानी का टेम्परेचर कितना नहीं आता है, 100 डिग्री। आपके घर में जो नीचे वाले वेसल से जो टच हो रहा है पानी, जो पानी नीचे स्टील के बर्तन में टच हो रहा है वो तो 100 डिग्री पे हो जाता है, पर यहाँ का टेम्परेचर 99 या 98 डिग्री ही रहता है। तो घर में आपके कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर आ गया तो थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, पूरा का पूरा लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। याद रखना कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमने प्रेशर कुकर लिया, तो प्रेशर कुकर में नोजल रहती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोजल। तो नोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1 atm प्लस प्रेशर नोजल का, तो प्रेशर ड्यू टू नोजल। सो P एक्सटर्नल कितना हो जाता है, 1 atm प्लस प्रेशर ड्यू टू नोजल। तो नोजल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर आ गया, तो इसके कारण हमारे पास स्टील का जो कंटेनर है या जो प्रेशर कुकर है उसमें आर्टिफिशियली एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। तो आर्टिफिशियली एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आर्टिफिशियली हमने बढ़ा लिया है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। यानी जो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी खाना जल्दी पक जाएगा। क्यों पकेगा, पहले जो हमारे पास आलू था, पोटैटो था, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा था। अब कितने पानी कितने पे बॉयल होगा, अब शायद 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होगा, तो जल्दी खाना पकेगा। याद रखना, अच्छा प्रेशर कुकर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्केट से सस्ता वाला प्रेशर कुकर लिया तो वो वहां पे इस तरह से वो कैलिब्रेट नहीं होता कि उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाए। आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर कुकर फट सकता है। तो आपको मार्केट से जो प्रेशर कुकर लाना है वो अच्छी क्वालिटी का लाना है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको शादी करनी है, यानी जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, तो आपको नोजल जो है उसमें प्रॉपर्ली लगी होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें सारे पैरामीटर्स फिट होने चाहिए। यानी अच्छा प्रेशर कुकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे प्रेशर कुकर में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या अच्छे प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से हमारे पास खाना जल्दी पकेगा। अगर खराब प्रेशर कुकर लिया तो खाना बहुत देर में पकेगा। मेरी बात क्लियर हुई। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो लिक्विड है इसके ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो खाना जल्दी पकेगा। आगे मैं एक और चीज बताऊंगा खाना पकाने के लिए हमारे पास और क्या नेसेसिटी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या कहा, जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर आ जाएगा तब बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओपन एटमॉस्फेयर में पानी पूरा का पूरा वेपराइज हो जाता है। हमारे घर पे ऐसा अचीव नहीं हो पाता क्योंकि हमारे घर में बर्तन के इस वाले हिस्से का, वेसल के इस वाले हिस्से का तो पानी गर्म हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, पर इधर वाले हिस्से का पानी जो है वो गर्म नहीं हो पाता। तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर हमने प्रेशर कुकर यूज किया तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ने के कारण खाना जल्दी पकता है। यानी अगर माउंटेन पे आप जा रहे हो, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम हो जाता है, बहुत देर आलू रखोगे तो माउंटेन पे पकेगा नहीं। यानी अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यार एक बंदा है, जो एक बंदी है, ये माउंटेन पे बैठी है, ठीक है, और इसने प्रेशर कुकर लेके, आप ओपन एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इसने क्या किया, इस बंदी ने आलू पकाने चालू किए, ठीक है, तो आलू पकेंगे नहीं। क्यों, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या पता, बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। क्यों, वेपर प्रेशर कम है। और ये बंदी जो है ये थोड़ी फैट मान लेते हैं जिससे तुम्हारी शादी होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये फैट बंदी है, इसने जब आलू पकाया तो इसका आलू ज्यादा फैट क्यों है, फैटी क्यों है, आलू जल्दी पक रहा है। जल्दी क्यों पक रहा है भाई, आलू जल्दी इसलिए पक रहा है क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका आलू जल्दी पकेगा। ज्यादा खाएगी तो फैट हो जाएगी। ये बेचारी का आलू बहुत धीरे धीरे पक रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपने
प्रेशर कुकर में या अगर खाना पकाएगी तो फिर भी जल्दी पक सकता है। ओपन कंटेनर में तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेचारी खाना खा नहीं पाएगी, दुबली है, ये फैटी है। क्यों? खाना जल्दी जल्दी पकेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो जल्दी से फैटी हो जाएगी। तुम्हारी तरह नहीं, मेरी तरह, मैं तो स्लिम हूं यार। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बता दिया। वेपर प्रेशर का मैंने आइडिया दे दिया कैसे होता है। अगला टॉपिक अब हम क्या करेंगे, राउल्स लॉ पे आएंगे सीधे, लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस कर लेना।